हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। और आज हम करेंगे ज्वालामुखी के क्वेश्चन की बात। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे करते हैं मुद्दे की बात। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया। तो ज्वालामुखी क्रिया शब्द का मतलब अकेली ज्वालामुखी की बात नहीं, ज्वालामुखी क्रिया शब्द की बात हो रही है। तो ज्वालामुखी क्रिया शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया? वॉरचेस्टर ने। ठीक है, उससे पहले चलिए हम ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं। तो ज्वालामुखी क्या है? ज्वाला मतलब अग्नि और मुख मतलब मुंह, यानी कि जिसके मुख या अग्नि से आग निकलती है। अर्थात ज्वालामुखी से हमारा अभिप्राय होगा कि पृथ्वी के किसी छिद्र या दरार से अग्नि का निकलना क्या कहलाएगा? ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी क्रिया का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? वॉरचेस्टर ने। किसने किया? वॉरचेस्टर ने। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन से होते हैं? तो ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं वो हमारे पास गैस, सॉलिड और मैग्मा तीनों होते हैं। ठीक है, चलिए ज्वालामुखी क्रिया में जब उद्गार होता है तो सबसे पहले क्या निकलता है? इनकी जैसे ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उसमें सबसे पहले क्या निकलता है? तो उसमें सबसे पहले क्या निकलती है? गैस। चलिए पहले हम इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखिए जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो सबसे पहले गैस निकलती है। ठीक है, गैसों की जो कुल मात्रा है उसके 60 से जो 90% होता है वो हमारी जलवाष्प होती है। और इसमें अन्य गैसें भी सम्मिलित होती हैं जैसे हमारी CO2, N2, SO2। ठीक है, अब चलिए ज्वालामुखी क्रिया से जब उद्गार होता है तो सबसे पहले गैस निकलती है। गैसों की कुल मात्रा का जलवाष्प कितना प्रतिशत, यानी कि जितनी भी जो गैस निकलती है उसमें जलवाष्प कितनी प्रतिशत मात्रा में होता है? तो वो 60 से 90% में होता है। ठीक है, जो गैसें निकलती हैं, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास अन्य गैसें भी जो होती हैं, जलवाष्प के अलावा जो गैसें होती हैं वो हमारी CO2, NO, N2 और SO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फाइड ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठोस चट्टानी पदार्थ, छोटे कण से बड़े कण को क्रम में लिखिए। देखिए क्वेश्चन, कई चीजें होती हैं जो क्वेश्चन में लिखना भी ठीक नहीं होता क्योंकि वो हमें ऑटोमेटिकली याद रह जाती हैं। ठीक है, तो जब हमने ठोस चट्टानी पदार्थ, ये हम बात करें हैं गैस की, सॉलिड और मैग्मा। तो गैस की हमने बात कर ली कि भाई जब उद्गार होता है तो सबसे पहले गैस निकलती है। गैस में 60 से 90% जलवाष्प की मात्रा होती है। और जलवाष्प के अलावा इसमें अन्य जो गैसें होती हैं वो हमारी कौन सी होती है? N2, CO2 और SO2 होती है। ठीक है, अब हमें ठोस चट्टान पदार्थों की बात। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि जब जैसे जैसे ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ठीक है, और जब उद्गार होता है तो जो गैसें होती हैं वो एक प्रेशर के साथ जब ऊपर आती है तो वो धरातल को तोड़ती हैं। और जब वो धरातल को तोड़ती है तो भिन्न भिन्न प्रकार के ठोस चट्टानी टुकड़े बनते हैं। कोई छोटा बनता है, कोई बड़ा बनता है। ठीक है, सीधी सी बात है कि जब कोई चीज अंदर से निकलेगी तो वो मतलब तोड़ेगी चट्टानों को, चट्टानों को तोड़ के ही तो बाहर निकलेगी ना। तो उससे जो छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं, यहाँ हम उन टुकड़ों की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन से टुकड़ों की बात? उन टुकड़ों की बात कर रहे हैं जब गैस में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, जब गैसें धरातल को तोड़ती हुई छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़ों में टूटी। और वो जो चट्टानी टुकड़े जो बने थे उन टुकड़ों को क्या क्या नाम दिए गए और किस किस टाइप के वो चट्टानी टुकड़े बने। तो चलिए देखिए, ज्वालामुखी राख, ज्वालामुखी धूल, स्कोरिया, लेपिली, ज्वालामुखी बम। इसको हम लिख रहे हैं छोटे कण से बड़े कणों की ओर। ठीक है, क्वेश्चन छोटे से बड़े की ओर है तो राख, धूल, स्कोरिया, लेपिली, ज्वालामुखी बम। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आए कि कौन से ठोस चट्टानी पदार्थ ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलते हैं, तो अगर 4 ऑप्शन दे तो इन में ऑप्शन कोई हो जाएगा, जो नहीं होगा उसको हम छोड़ देंगे। चलिए अब इनकी बात करते हैं। ज्वालामुखी राख, ज्वालामुखी धूल, स्कोरिया जो होती है वो हमारी कैसी होती है? चने के आकार के होते हैं। लेपली कैसे होते हैं? हमारे मटर के दाने के समान होते हैं। और ज्वालामुखी बम होते हैं। देखो, ज्वालामुखी राख व धूल के जमाव को क्या कहते हैं? टफ व ट्रेफा। ठीक है, ज्वालामुखी राख व धूल के जमाव को हम क्या कहेंगे? टफ व ट्रेफा। चलिए देखो, अब ज्वालामुखी राख की बात होगी। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब ठोस चट्टानी पदार्थ निकलते हैं ज्वालामुखी उद्गार के समय, जो ठोस चट्टानी पदार्थ निकलते हैं उसमें सबसे छोटा क्या होता है? तो हम क्या कहेंगे? ज्वालामुखी राख। उसके बाद होती है हमारी ज्वालामुखी धूल। ठीक है, क्वेश्चन कि ज्वालामुखी राख व धूल के जमाव को क्या कहेंगे? राख और धूल जब निकल के एक जमाव बनाती है तो उस जमाव को क्या कहेंगे? टफ व ट्रेफा। ठीक है, स्कोरिया कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो चने के आकार के चट्टानी टुकड़े बनते हैं। ठीक है, चने के आकार के चट्टानी टुकड़े बनते हैं, उनको कहेंगे स्कोरिया। लेपिली, मटर के दाने। ठीक है, मटर के दाने गोल होते हैं, कांच की गोली गोल होती है,
अखरोट गोल होते हैं। जब इस आकार के ठोस चट्टानी टुकड़े निकलते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? लैपीली। क्या बोलेंगे? लैपीली। उसके बाद बात है ज्वालामुखी बम की, ठीक है। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बड़े बड़े तुर्क रूपी और नुकीली चट्टानों के टुकड़े निकलते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? ज्वालामुखी बम। तो ये है इसका छोटे से बड़े की ओर करना, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी, क्वेश्चन बड़े से छोटे की ओर भी हो सकता है और छोटे से बड़े की ओर भी हो सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, पायरोक्लास्टिक किसे कहते हैं? ज्वालामुखी उद्गार से लावा के जमे टुकड़े जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें ज्वाल खंडिशम कहते हैं। अब हमने यहाँ पे इसको ज्वाल खंडिशम, यहाँ पे पायरोक्लास्टिक, तो पायरोक्लास्टिक को ही ज्वाला खंडिशम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो जो लावा के जमे टुकड़े होते हैं जो वह पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, इनकी जो सबसे पहले, इनके उद्गार के समय जो सबसे पहले बाहर निकल के आता है वो हमारे क्या होते हैं? पायरोक्लास्टिक। यानी कि जब ज्वालामुखी उद्गार तो सबसे पहले क्या बाहर निकल के आएंगे? पायरोक्लास्टिक। पायरोक्लास्टिक को हम और क्या बोल सकते हैं? ज्वालशम, ज्वाल खंडशम, ठीक है। चलिए तप्त तरल पदार्थ को धरातल के नीचे व ऊपर क्या कहेंगे? तो देखो, जब ज्वालामुखी उद्गार की बात की थी तो उसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी कि गैस, सॉलिड और तप्त तरल पदार्थ, ठीक है। गैस को हम पढ़ चुके हैं, 60 से 90% जलवाष्प की मात्रा होती है और उसमें, उसके अलावा जलवाष्प के अलावा उसमें CO2, SO2 और N2 होती है। उसके बाद हमने बात की थी ठोस चट्टानी पदार्थों की। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है जो गैसों की, जब गैसें अंदर से अपना दबाव लगाती हैं, जो ठोस जो मतलब जो चट्टाने होती है, चट्टानी टूटती हैं तो वो कई रूपों में टूटती है। तो उन रूपों को छोटे से बड़े क्रम में हमने जचाया था कि राख, धूल, स्कोरिया, लैपली, ज्वालामुखी बम, ठीक है। उसके बाद हमने राख व धूल के जमाव को टफ ट्रिफ कहा था। तो जब हमने गैस की बात कर ली, सॉलिड की बात कर ली, तो अब हम करेंगे मैग्मा या लावा की बात, ठीक है। तो देखिए, तप्त तरल पदार्थ को धरातल के नीचे व ऊपर क्या कहते हैं? ठीक है, जो तप्त तरल पदार्थ निकलता है उसको धरातल के नीचे, जब तक वो धरातल के नीचे है तब तक तो उसको मैग्मा कहा जाएगा, और जब वो धरातल के ऊपर आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? लावा, ठीक है। इसका सामान्य जो तापमान होता है वो होता है हमारा 800 से और 1200 डिग्री सेल्सियस। चलिए, सिलिका अंश की मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा? तो देखिए, ज्वालामुखी लावा की बात कर रहे हैं हम, किसको बांटा? ज्वालामुखी लावा को। तो ज्वालामुखी लावा को सिलिका अंश की मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा था, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। अम्लीय व क्षारीय लावा में सिलिका अंश की मात्रा कितनी होती है? एसिडिक अम्लीय और बेसिक होता है हमारा क्षारीय। तो अम्लीय व क्षारीय लावा में सिलिका अंश की मात्रा कितनी होती है? जब हम मतलब ज्वालामुखी लावा को हम कई प्रकार से बांटेंगे तो उसमें हम सिलिका अंश के आधार पर जो बांटेंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, अम्लीय जो होता है जिसमें 65% से अधिक सिलिका की मात्रा होती है, और जो क्षारीय हमारा लावा होता है उसमें 45 से 65% से कम होता है, ठीक है। यानी कि इसमें 65 से अधिक होता है, इसमें 65 तक होता है, ये कह सकते हैं हम। अम्लीय लावा से किसका निर्माण होता है? ज्वालामुखी पर्वतों का। क्षारीय लावा से किसका होता है? ज्वालामुखी पठारों का, ठीक है। अम्लीय लावा में कौन सी चट्टान होती है? ग्रेनाइट चट्टान और गाढ़ा लावा होता है। और क्षारीय लावा में कौन सी चट्टान होती है? बेसाल्ट चट्टानें और पतला लावा। पतला लावा का मतलब होता है कि जिसका जितना तापमान कम होगा वह उतना गाढ़ा होगा, जिसका जितना ज़्यादा तापमान होगा वह उतना ही पतला होगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं इनका जो तापमान होगा वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि इनका जो लावा है वो गाढ़ा है। बेसाल्ट चट्टानें पतला लावा, यानी कि इनका जो तापमान है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए, जब हम सिलिका अंश के आधार पर ज्वालामुखी लावा को बांटते हैं तो देखो, धरातल के नीचे है तो हम उसको क्या कहेंगे? मैग्मा, और धरातल के ऊपर है तो हम उसको क्या कहेंगे? लावा। इतनी बात होगी। अब ज्वालामुखी लावा को सिलिका अंश के आधार पर बांटा, तो जो अम्लीय है उसमें तो 65% से अधिक मात्रा है सिलिका की, ठीक है। जो इसमें कितनी है? 45 से 65। अम्लीय लावा से किसका निर्माण हो रहा है? तो पर्वत का। और क्षारीय लावा से किसका हो रहा है? पठारों का। अम्लीय लावा से पर्वतों का और क्षारीय लावा से पठारों का। अम्लीय लावा से पर्वतों का और क्षारीय लावा से पठारों का। अम्लीय लावा में कौन सी चट्टान होती है? तो देखिए, जब हमने स्टार्टिंग से इस चीज़ को पढ़ता है, जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी पढ़ी थी तो उस टाइम भी जब हमने भूपट्टी की बात की थी तो उसमें हमने जो ऊपरी परत थी, महाद्वीपीय जो परत थी, उसको ग्रेनाइट परतों से बताया था। ग्रेनाइट परत कैसी होती है? हमारी अम्लीय होती है। उसके नीचे वाली जो चट्टान थी वो हमारी बेसाल्ट चट्टानी थी, और वैसे बेसाल्ट और वैसे बेस, बेस मतलब क्षारीय, ठीक है। जो ग्रेनाइट होती है उसका तापमान कम होता है, जब
जिसका तापमान कम होगा उसका लावा उतना ही गाढ़ा होगा, ठीक है। और जिसका तापमान ज़्यादा हो जाएगा वो उसका मतलब जो लावा है वो भी क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। ये पेंसिल आप देख रहे होंगे, ये एक्चुअली मेरा बेटा सारी पेंसिल अपनी स्कूल में ले जाता है, और जो बाकी घर उसको एक दो दिखती है उनको वो छुपा के जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि सब मेरी पेंसिल यूज़ कर लेंगे, और अगर मैं इसमें पेन से लिखती हूँ तो बाद में उसको इरेज नहीं कर पाते हैं, तो फिर मुझे खुद को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, इसलिए ये पेंसिल काम में ले रही हूँ। खैर चलो क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा है, ठीक है। यानी कि जो ज्वालामुखी है वो उद्गार हो रहा है, तो किस किस प्रकार से उसका उद्गार हो सकता है, तो उद्गार की प्रवृत्ति को के आधार पर उसको दो भागों में बांटा है, केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी, ठीक है। चलिए अब हम केंद्रीय उद्गार की बात करेंगे। तीव्रता के आधार पर किस भूगोल वेता ने ज्वालामुखियों को बांटा है, तो लैक्राइस ने तीव्रता के आधार पर चार प्रकार से बांटा है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली, वोल्केनो और पिलियन, ठीक है। किसने बांटा, जो केंद्रीय ज्वालामुखी उद्गार में लैक्राइस ने तीव्रता के आधार पर चार प्रकार से ज्वालामुखियों को बांटा है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली, वोल्केनो और पिलियन, ठीक है। ये कैसी हैं, बढ़ती तीव्रता के अनुसार हैं। जब बढ़ती तीव्रता के अनुसार अपन बात करेंगे तो सबसे कम तीव्रता किसकी होगी, देखिए जब हम बढ़ती तीव्रता की बात कर रहे हैं, यानी कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो सबसे कम तो उसी की होगी ना जो पहले नंबर पे है, तो सबसे कम तीव्रता किसकी होगी, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी की। उसके बाद किसकी होगी, स्ट्रोम्बोली की, उसकी वोल्केनो की, ठीक है। अगर हम एक तो सीधा क्वेश्चन आता है, चारों ऑप्शन अपन को लाइन में दे दिए जाते हैं, फिर हम इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरी होती है कि बढ़ती तीव्रता लैक्राइस ने कौन से ज्वालामुखियों के नाम बांटे, वो क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा देखो, हम सबसे अधिक तीव्रता पूछे और सबसे कम तीव्रता पूछे और सबसे अधिक तीव्रता पूछे, तो एक क्वेश्चन का आधार यहाँ से भी ये बन सकता है, ठीक है। तो इसके हवाई तुल्य ज्वालामुखी सबसे कम तीव्रता वाला ज्वालामुखी है, और पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है जो सबसे तीव्रता वाला ज्वालामुखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई तुल्य ज्वालामुखी की ज्वालाओं को क्या कहा जाता है। देखिए मैं फिर एक बात रखूंगी कि मैं मेरे हिसाब से क्वेश्चन जैसे मुझसे बनता है मैं वैसे बना रही हूँ। अपनी जो लैंग्वेज होती है अभी हम शायद उस काबिल नहीं है कि हम वो लैंग्वेज लिख सके, तो ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हाँ क्वेश्चन तो पता होता है कि यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो आप और बहुत मैं कह सकती हूँ भी बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत योग्य हो आप लोग, तो शायद मुझे नहीं लग रहा कि आप इसको समझ जाओगे, क्योंकि मुझे जब मैं इस क्वेश्चन को लिख रही थी तो मुझे खुद को भी ये लग रहा था कि हम इसको कैसे लिखें, लेकिन इसको लिखें भी जरूरी, क्योंकि ये है कि क्वेश्चन थोड़ा सा कम ज़्यादा तीव्रता वाला, ये तो क्या स्टार्टिंग से हम उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन किसको क्या कहा जाता है ये चीज़ें थोड़ी सी पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी की बात करें तो सबसे पहले देखिए, इस ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है वो सबसे कम गति से होता है, कम तीव्रता वाला तो सबसे कम गति इसको होगा, ठीक है। अब इसकी जो लावा, इसके जो ज्वालाएं हैं वो जब निकलती हैं तो वो कैसी निकलती हैं, वो एकदम जो धागे होते हैं, धागे और केश की तरह निकलती हैं, इसलिए इसको अग्नि की देवी या पीली की केशारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, या तो इसको अग्नि की देवी या पीली की केसारी कहा जाता है, ठीक है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी के उदाहरण लिखूंगी, जो इसका मतलब है कि जो इस प्रकार के ज्वालामुखी वो कहाँ पाए जाते हैं, तो माउंट लोवा और माउंट किया, जो कि ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर पाए जाते हैं। कहाँ पर, ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, तो वो हमारे लिपारी द्वीप पर स्थित है। अब ये हमारा लिपारी द्वीप कहाँ है, तो जो हमारा लिपारी द्वीप है वह कहाँ है, इटली में है, ठीक है। इनकी जो हवाई ज्वालामुखी से इसकी तीव्रता तो क्या हो गई, थोड़ी अधिक हुई, ठीक है, और है कहाँ, ये लिपारी द्वीप पर स्थित है। चलिए, स्ट्रोम्बोली को अन्य नाम क्या है, ये मैंने इन चीज़ों पे इसलिए फोकस किया है क्योंकि देखिए कम तीव्रता अधिक तीव्रता ये अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या नाम होता है क्या नहीं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा भाई याद करने में, बार बार किसी चीज़ को देखेंगे तो याद हो जाती हैं। तो स्ट्रोम्बोली को अन्य क्या नाम है, तो इसको देखिए प्रकाश स्तंभ, चिमनी या लाइट हाउस कहा गया है, ठीक है। इसकी जो ये तीव्रता होती है किससे ज्यादा होती है, हवाईयन तुल्य से थोड़ी ज्यादा होती है। वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी की ज्वालाएं कैसी हैं, ठीक है, यानी कि इसकी ज्वालामुखी तो कैसी है, प्रकाश स्तंभ के जैसी है। इसकी कैसी थी,
केश की तरह धागों की, जैसे अग्नि की देवी या पीली की, कई शायरी कह दिया था हमने इसको। उसके बाद आए वैल्केनो। वैल्केनो तुल्य ज्वालामुखी का सबसे पहले कि ज्वालामुखी, इसकी जो ज्वालाएं हैं वह कैसी हैं, तो फूल गोभी की तरह, क्योंकि इसमें तीव्रता अधिक होती है। जब इसमें तीव्रता अधिक होती है तो एकदम से ऐसे निकलता है, ठीक है। तो जब वो निकलता है तो एक प्रकार की जो संरचना बनती है वो कैसी बनती है, फूल गोभी की तरह बनती है। और ये भी कहाँ है, इटली के लिपारी द्वीप में स्थित है। कहाँ पर है, इटली के, ठीक है। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी किस द्वीप पर है, तो ये मार्टिनिक द्वीप पर। ये द्वीप का है, पश्चिम द्वीप समूह का एक हिस्सा है। सबसे ज्यादा तीव्रता किसकी होती है, पीलियन की। स्टार्टिंग में पढ़ा था चारों को, हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बली, वैल्केनो, पीलियन। सबसे अधिक किसकी हुई, पीलियन की। तो इसमें तो बाल की तरह निकली, फिर इसमें थोड़ी सी मोटी, यानी कि हमारा जो प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस, आप समझ जाओ कि मतलब एक अपने तने के जैसी निकल गई, ठीक है। उसके बाद एकदम से फूल गोभी की तरह निकली, और यहाँ पे कैसी निकली, उससे भी भयंकर, यानी कि जलते हुए बादलों की तरह निकली। कैसे, जलते हुए बादलों की तरह। क्वेश्चन, जलते हुए बादल की तरह ज्वालाएं किस ज्वालामुखी से निकलती हैं, तो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी से। कैसे, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी से। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी के उदाहरण, माउंट ताल फिलीपींस, क्राकाटोवा इंडोनेशिया। माउंट ताल फिलीपींस, क्राकाटोवा इंडोनेशिया। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी को, उद्गार से किसका निर्माण होता है, यानी कि जब केंद्रीय उद्गार वाले जो ज्वालामुखी हैं, ठीक है, केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी, तो जो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी है उनसे किसका निर्माण हो रहा है, पर्वतों का, ठीक है। जैसे हमने सिलिका और उसकी बात की थी, उसी टाइप से जिनकी जो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी है उनसे किसका निर्माण होगा, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होगा। चलिए, तो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी से किसका निर्माण हुआ था, ज्वालामुखी पर्वत का। तो दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी से किसका निर्माण होता है, ज्वालामुखी पठार का। किसका, ज्वालामुखी पठार का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, उद्गार की समय अवधि के आधार पर कितने भागों में बांटा है, तो सक्रिय, सुषुप्त और मृत और शांत, ठीक है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किन प्लेटों के सहारे मिलती है, तो अभिसारित प्लेट। अभिसारित प्लेट कौन सी होती है, जो आमने सामने टकराती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, जो हमारे आमने सामने टकराती हैं, ठीक है। और जब ये आमने सामने टकराएंगी तो ये यहाँ पे कोई किसी संरचना का निर्माण करेंगी। सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सी होती है, सुषुप्त ज्वालामुखी। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियों को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, अंतर्भेदी स्थलाकृतियां, बहिर्भेदी और गौण। अंतर्भेदी में बात करें सक्रिय ज्वालामुखी, इनको थोड़े शॉर्ट में लिखा है और मुझे पता है इनमें मतलब काफ़ी ज्वालामुखी हैं, ठीक है। तो एक एक ज्वालामुखी को लिखना है, क्योंकि वो चीज़ें हैं कि हम तो हमारे एग्जाम के टाइम से पर्पज से इसको तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि भाई हम इन चीज़ों को नहीं लिख सकते, क्योंकि तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। क्योंकि ज्वालामुखी ऐसा तो है नहीं कि 2-4 हैं, 30 से 40 के आसपास सारी ज्वालामुखी हैं। तो उनका हम एक नया वीडियो बनाएंगे अलग से, और उस वीडियो में जैसे मैंने उनको उतार रखा है मैं वैसे ही उनको थोड़ा अपन कुछ को ट्रिक से याद करेंगे, कुछ को सीधा याद करेंगे। तो यहाँ सिर्फ हमने जो फैक्चुअल यानी कि जो थ्योरेटिकल पार्ट से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हीं को लिखा है, ठीक है। यानी कि वहाँ हम सक्रिय की बात अलग से करेंगे, सुषुप्त की बात अलग से करेंगे, मृत शांत कौन कौन से उनकी बात अलग से करेंगे, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी अभिसारित प्लेट से होती है। सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सी, सुषुप्त ज्वालामुखी। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियों को कितने भागों में बांटा, अंतर्भेदी, बहिर्भेदी और गौण। तो अंतर्भेदी, बहिर्भेदी और गौण में, तो इसमें भी देखिए जो अंतर्वेदी हैं उसमें अपनी वो है बैतोलित, लैकोलित, फैकोलित, लेपोलित, राल, पटाराल, वितिशिडार, ठीक है। तो इन जैसे अब बैतोलित के अंदर इधाओ का पठार, आबू का पठार, रांची का पठार ये बने हुए हैं, उनको भी हम जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे ना, ये सक्रिय पढ़ेंगे, सुषुप्त पढ़ेंगे, या हमारे जो मतलब जब इसका जो विश्व वितरण है उसमें जो हमारी ज्वालामुखी उन सबको हम एक साथ पढ़ेंगे, तो उस टाइम जैसे बैतोलित, लेपोलित और फैकोलित है उनको भी एक बार हम देख लेंगे। बहिर्वेदी स्थलाकृतियों से जैसे हमारा जो वो कालडेरा और क्रेटर बने हुए, क्रेटर से हमारी कई झील है, जैसे राजस्थान में भी हमारी एक झील है नक्की झील, ठीक है। तो उनको हम अलग से पढ़ लेंगे एक बार। तो चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी कौन सा है, अंकागुआ का ज्वालामुखी। डोली के अनुसार कॉलडेरा की उत्पत्ति हुई है किससे, विस्फोट से। कॉलडेरा और जो क्रेटर है ये बहिर्वेदी स्थलाकृतियों के 2 प्रकार हैं, क्रेटर और कॉलडेरा, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी कौन सा है, तो अंकागुआ का ज्वालामुखी।
डॉली के अनुसार काल्डेरा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो विस्फोट से हुई है। और अमेरिका सर्वेक्षण विभाग के अनुसार काल्डेरा की उत्पत्ति किससे हुई है? धसाव से हुई है। विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा कौन सा है? तो आशो काल्डेरा, जो कि जापान में है। अंतरा प्लेट ज्वालामुखी का हॉटस्पॉट की संज्ञा किसने दी? तो जैसन मार्गन व टूजो विल्सन ने दी। और जिन द्वारों में गंधक की मात्रा निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉल्फ तारा। ठीक है, अब ये जो लास्ट की चीज़ें उससे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 से बता रही हूँ। जब हमने यहाँ अंतर्वेदी बहिर्वेदी गौण की बात की, तो अंतर्वेदी के अंदर मैंने आपको बताया था हमारी लेफ्ट होली तो बैक होली तो लेक होली तो वो आ गई थी। बहिर्वेदी के अंदर हमारे पास दो आई थी, कौन कौन सी? क्रेटर और काल्डेरा। क्रेटर में कौन सी झील है, कौन सी ज्वालामुखी, इसको हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और काल्डेरा में जो सी चीजें हैं उनको हम अलग बात से पढ़ेंगे। ठीक है, क्रेटर का जब तीव्र विस्फोट होता है तो एक विस्तृत आकार बनता है, उसी को हम काल्डेरा कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम गौण की। ठीक है, गौण, गौण में क्या आता है हमारे? तो ग्रेसर और धुआरे और फ्यूमरोल। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, जिन द्वारों में गंधक की मात्रा निकलती है उन्हें हम क्या कहेंगे? सॉल्फ तारा। ठीक है, क्या कहेंगे? सॉल्फ तारा। अंतरा प्लेट ज्वालामुखी को हॉटस्पॉट की संज्ञा किसने दी? तो जैसन मार्गन व टूजो विल्सन ने। क्रेटर काल्डेरा की बात हमने कर ली। इसके बाद ज्वालामुखी के क्वेश्चन से एक वीडियो और आएगा, और उस वीडियो में हम बात करेंगे मतलब कि जो जैसे केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी में कौन कौन सी है, सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन सी है, ठीक है, सुषुप्त कौन सी है, मृत कौन सी है, ठीक है, और जो हमारी लैकोलिथ बैथोलिथ है उनके आधार पर जो संरचनाएं बन रही हैं वो कौन कौन सी हैं, और काल्डेरा, क्रेटर जो है, द्वारे, सॉल्फ तारा, फ्यूमरल, जो भी हमारी चीज़ें हैं उन हम सबको एक वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें एक दिन याद करने से हमारे याद नहीं होंगी, क्योंकि उन चीज़ों को हम जब तक बार बार नहीं देखेंगे ना तब तक क्या वो याद, भाई मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ठीक है, बाकी तो देखो सबका दिमाग हिस्सा नहीं होता, भाई हम तो इतने होशियार नहीं है, तो हमें तो पता नहीं कितनी बार याद करना पड़ेगा तब जाके कहीं याद होंगी। कई मल्टी टैलेंटेड होते हैं, उनको एक बार में ही चीज़ें याद हो जाती हैं, तो उन चीज़ों को अपन उस टाइप से देखेंगे। तो इसमें क्या फिर जो बाकी की चीज़ें हैं ना, जैसे इसका जो वितरण है उसके आधार पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखे, तो जब हम सारी ज्वालामुखियों को करवाएंगे तो ज्वालामुखी वितरण के हिसाब से जो ज्वालामुखी हुई है उनकी भी हम वहीं बात कर लेंगे। ठीक है, ओके। और प्लीज़ प्लीज़ जो भी मेरे वीडियोज़ को देखिए वो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके एक वीडियो से, आपके एक लाइक से और एक कमेंट से और सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, और ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई इसके पैसे लग रहे हैं। ठीक है, हमको तो करना होता है, तो शायद, लेकिन इससे मोटिवेशन मिल सकता है हमें कि शायद हम जो मेहनत कर रहे हैं, या हम तो ये सोच के कि ठीक है, वैसे तो देखिए स्वार्थी दुनिया, इसमें बिना स्वार्थ के कोई कुछ नहीं करता। ठीक है, हम भी इसलिए करें कि इसमें हमारा भी कोई स्वार्थ होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपकी कहीं ना कहीं हेल्प हो। मैंने फिर ये बताई कि हाँ, क्वेश्चंस के लैंग्वेज में फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैंने जब पिछले वीडियो में भूकंप की बात की तो उस टाइम भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाए थे, वो वही क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन अपन ने पीछे कर रखे थे। बस ठीक है, हाँ, लैंग्वेज की मैं बात करती हूँ, मैं वर्डिंग की बात कर सकती हूँ कि भाई वो हमसे बहुत ज्ञानी इंसान है जो पेपर बना रहे हैं, उनमें जो ज्ञान का लेवल है वो बहुत उच्च है, उनको प्रश्नों की भाषा शैली जो होती है वो आती है। और हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट से अपने सीधे लाइन वाइज क्वेश्चन बनाते हैं, जिस टॉपिक से जो चीज़ समझ में आ रही है उसी चीज़ पे क्वेश्चन बना रहे हैं। तो प्लीज़ 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 मेरी हटली रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी वीडियोस को देखिए वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और उस वीडियो में बात करेंगे हम सारी ज्वालामुखियों की एक ही साथ। उसके अलावा अन्य थोड़ी जानकारियाँ भी देखेंगे, उसमें हम सारी जो प्लेट विवर्तनिक जो चैप्टर है उसमें जो हमारी प्लेटें हैं मुख्य और गौण, उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, जैसे 7 हमारी मुख्य प्लेट है, 20 हमारी गौण प्लेटें, तो उसको भी मैंने उन्हीं के साथ उतार रखा है, तो मतलब हम एक साथ बात करेंगे उनकी। ठीक है, तो क्या हमारे पास सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, उन चीज़ों को हमें डेली थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, तब जाके वो हमारे याद रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, जय श्री राम।